हेलो। ये हाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो समझ गए होंगे आप कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश को, और प्रकाश की मदद से ही हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को, और फिर प्रकाश का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। जैसे आप गाड़ियों में हेडलाइट देखते हो, तो हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं, वहीं पे जो साइड मिरर होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं, सौर भट्टी में किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग लेंस का भी देखेंगे कि लेंस से प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। ठीक है, आपने सुना होगा विद्यार्थी पंच लक्षणम, उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो बको ध्यानम बात की गई है। काकचेष्टा बको ध्यानम। तो बगुले के ध्यान की बात क्यों की गई है, इसका भी उत्तर आपको यही मिलने वाला है इसी चैप्टर में। बगुला जल के बाहर होता है, जल के बाहर टकटकी लगाए नीचे देख रहा होता है, नीचे होती है मछली, नीचे मछली होती। और आप ये जानते हो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो जल के अंदर स्थित वस्तुएं होती हैं वो कुछ ऊंची उठी हुई दिखाई देती हैं। मतलब अगर मछली की वास्तविक गहराई x मीटर है, सेंटीमीटर समथिंग कुछ भी, तो अब ये मछली जो बगुला बाहर है, जो बाहर से इसको देख रहा होगा, वो मछली इसको किसी दूसरी ऊंचाई पे दिख रही होगी। तो आप सोचो बगुले का शिकार करना इस मछली का कितना कठिन काम होगा। इसीलिए विद्यार्थी पंचलक्षणम में बात की जाती है बको ध्यानम, मतलब आपका ध्यान कैसा होना चाहिए, बगुले के समान अपने लक्ष्य पे एकाग्र। बात समझ में आ गई? तो हम अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। अपना चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाशिकी क्या है। क्या? प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में हम लोग करते क्या है? प्रकाश का अध्ययन। मतलब ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिकी। इतनी बात समझ में आ गई? अब प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक प्रकाशिकी, भौतिक प्रकाशिकी, फिजिकल ऑप्टिक्स। द सेकंड वन क्या है? जियोमेट्रिकल, भौतिक और किरण या फिर ज्यामिति, ज्यामितीय या फिर किरण भी बोलते हैं, प्रकाशिकी। ठीक है, जियोमेट्रिकल या फिर किरण को क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी क्या है? प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी को दो ब्रांचों में, दो शाखाओं में बांटा गया, भौतिक प्रकाशिकी और ज्यामितीय प्रकाशिकी। भौतिक प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। प्रकाश का अध्ययन का मतलब क्या है? हम लोग प्रकाश के बारे में सारी चीजें कहां पर पढ़ते हैं? भौतिक प्रकाशिकी में। अब प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे प्रकाश की प्रकृति, आप जानते हो, कण प्रकृति,
और तरंग प्रकृति मानते हैं। आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 12th में आपका चैप्टर भी है क्या, वेव ऑप्टिक्स करके, तो वहां पर हम लोग प्रकाश की तरंग प्रकृति को मानते हैं। तो प्रकाश का अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश की प्रकृति को, फिर प्रकाश का संचरण देखते हैं, मान लो कि प्रकाश किस प्रकार गति करता है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, भौतिकी प्रकाशिकी में। मतलब भौतिकी प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, क्या है, कैसे है, क्या करता है, क्यों करता है। बात समझ में आ गई। और जब हम लोग ज्यामिति प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी की बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम लोग प्रकाश के उपयोग को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग प्रकाश के उपयोग को पढ़ते हैं। मतलब यह है कि प्रकाश का उपयोग कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। जैसे दर्पण में प्रकाश किस प्रकार कार्य करता है, लेंस में, प्रिज्म में इत्यादि। बात समझ में आ रही है, उपकरण में। तो हम लोग ज्यामिति प्रकाशिकी की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा या प्रकाशिकी की वो शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश के उपयोग का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के उपयोग का मतलब है कि जैसे दर्पण में प्रकाश किस प्रकार कार्य करता है, अब उसी प्रकार जो भौतिक प्रकाशिकी है, भौतिक प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश का ही अध्ययन करते हैं। तो ये आप टेबल बना लो। अब इसके बाद आप भौतिक प्रकाशिकी को दो नई ब्रांचेज में और बांट सकते हो। इसको हटा देते हैं। भौतिक प्रकाशिकी, जैसे मैंने कहा कि भौतिक प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के बारे में ही पढ़ते हैं और प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति मानी गई है, एक कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। तो यहीं पे क्वांटम ऑप्टिक्स मिलेगा आपको, ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स मिलेगा। और दूसरी क्या मिलेगी, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश को तरंग मानते हैं, ठीक है। अब ये आप 12th में पढ़ोगे और रे ऑप्टिक्स उसको भी 12th में डिटेल में पढ़ोगे। तो यहां जो हम लोग प्रकाश पढ़ने वाले हैं वहां पे सारी चीजें थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे दर्पण को पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेंस को पढ़ने वाले हैं, फिर अगले चैप्टर में हम लोग प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम शुरू करते हैं क्या, प्रकाश की। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारा दृष्टि ज्ञान जागृत होता है। दृष्टि ज्ञान मतलब प्रकाश की मदद से ही वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। इसकी बात मैं प्रारंभ में ही कर चुका हूं, अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती। बात समझ में आ गई। तो प्रकाश से हम लोग वस्तुएं तो देखते हैं प्रकाश की मदद से, लेकिन कैसे, तो मान लेते हैं ये कोई एक वस्तु है, ये कोई बॉल है, गेंद है, रखी हुई है। अब यहां पर हम दो प्रेक्षक ले रहे हैं, ये कोई एक प्रेक्षक ए है, ये कोई दूसरा प्रेक्षक यहाँ पर बी है, और इन दोनों प्रेक्षकों के सापेक्ष हम लोग बात करने वाले हैं। और अब ये अदीप्त वस्तु है। आप ये जानते हो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसको प्रदीप्त या दीप्त बोलते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उनको अदीप्त या फिर अप्रदीप्त बोलते हैं। तो ये गेंद है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही है। तो अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा होगा तो किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ रहा होगा। मान लेते हैं ये गेंद बाहर है और सूर्य से इस वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है। अब प्रकाश को दिखाने का तरीका क्या होता है, किरण। ज्यामिति प्रकाश की या किरण प्रकाश की में हम लोग प्रकाश को किस बार कैसे दिखाते हैं, किरण के माध्यम से, ठीक है। तो अब इस गेंद पे प्रकाश आ रहा है सूर्य से या बल्ब से, कहीं से भी, ठीक है। अब ये जो प्रकाश है, अभी अगर हम इस व्यक्ति ए से पूछे कि क्या तुमको ये वस्तु दिखाई दे रही है, तो ये व्यक्ति बोलेगा नहीं दिख रही है। और अगर मैं बी से पूछूं, बी फॉर बल्लू, बताओ बल्लू, तो बल्लू कहेगा मेरा नाम मैं हाथी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, मेरी एक टांग नकली है ना। तो ये कहेगा, ये भी कहेगा कि अपने को भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो वस्तु ये दिखेगी कब, जब इस गेंद पे पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होके प्रेक्षक
जो व्यक्ति देख रहा है उसकी आंख पे पड़ेगा तब ये गेंद इसको दिखाई देगी। हम मान रहे हैं कि ये जो प्रकाश इस वस्तु पे आया है, अब ये परावर्तित होकर व्यक्ति एक की आंख तक जा रहा है। तो अब अगर इस व्यक्ति से पूछेंगे तो ये कहेगा बिल्कुल मुझे ये वस्तु दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये परावर्तित प्रकाश व्यक्ति बी की आंख पे नहीं जा रहा है तो इस व्यक्ति को ये गेंद दिखाई नहीं देगी। इतनी बात समझ में आई। और इसी प्रकार अगर ये सूर्य से, मान लो हम सूर्य से जो आपतित प्रकाश अगर इस व्यक्ति की आंख पे माने तो इस व्यक्ति को सूर्य दिखेगा, और इस व्यक्ति की आंख पे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा तो इस व्यक्ति को सूर्य नहीं दिखेगा। गेंद तो दिख रही है क्योंकि गेंद से जो परावर्तित प्रकाश है वो व्यक्ति की आंख पे जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु दिखाई तभी देगी जब उस वस्तु से चलने वाला प्रकाश अगर वो वस्तु दीप्त है या उस वस्तु पे पड़कर परावर्तित होने वाला प्रकाश यदि वो वस्तु अदीप्त है, यदि प्रेक्षक की आंख पर पड़ेगा तभी वो व्यक्ति या वो वस्तु उस प्रेक्षक को दिखाई देगी। तो किसी भी वस्तु को देखने का तरीका क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। अगर वो अदीप्त है, अगर वो दीप्त है तो सीधा प्रकाश आपतित होगा प्रेक्षक की आंख पर, तो वस्तु दिखाई देगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए अंधेरे में प्रकाश है नहीं, वहां पे परावर्तन, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है तो व्यक्ति को वस्तु दिखाई नहीं देगी। अभी जैसे मान लो दीवार के उस पार है ना, जैसे कोई वस्तु है उस पर प्रकाश भी पड़ रहा है लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, या आप जिस कमरे में बैठे हो दूसरे वाले कमरे में कोई वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जबकि उस पर प्रकाश तो पड़ रहा है। तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश जो है बीच में है दीवार, तो आपकी आंख पे नहीं आ रहा है, इसलिए वो जो वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहला गुण क्या है कि प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद होनी चाहिए आपको ये वैल्यू, निर्वात या फिर वायु के लिए, वैक्यूम या फिर एयर के लिए प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। का मतलब क्या होगा? 1 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करेगा। आप 4 बराबर दूरी बटा समय जानते हो। दूसरा गुण ये देखेंगे कि प्रकाश का जो संचरण है, संचरण प्रोपेगेशन जो है प्रकाश का, वो सरल रेखीय होता है। प्रकाश का संचरण कैसा होता है? सरल रेखीय। सरल रेखीय संचरण का मतलब ये है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, ऐसा जिग जैग नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पे हम तरंग प्रकृति नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इसमें। तो प्रकाश सदैव सरल रेखी गति करता है। कब तक? जब तक कि उसके मार्ग में कोई वस्तु ना आ जाए या फिर उसका माध्यम ना बदल जाए। अभी जैसे यहां से प्रकाश चल रहा है, ये बीच में कोई वस्तु आ गई, ये वस्तु है अपारदर्शी, और अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश आगे नहीं चल पाता। वो वस्तु या माध्यम होता है जिसमें प्रकाश गमन नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता। तो अब प्रकाश यहां से लौटेगा। अब लौटेगा तो परावर्तन के नियम के हिसाब से लौटेगा। वो हम परावर्तन के नियम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आप जान गए हो कि प्रकाश अब उस पार नहीं जाएगा, लौटेगा। तो प्रकाश सरल रेखीय पथ पे गति करता है। कब तक? जब तक कि उसके मार्ग में कोई वस्तु ना आ जाए, वो वस्तु अपारदर्शी होगी, या फिर उसका माध्यम ना बदल जाए, उसका माध्यम ना बदल जाए। जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये सरल रेखी गति कर रही है। अब इसका माध्यम बदल गया, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के उस ओर कोई दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक मान लो n2 है, और इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। तो अब प्रकाश जो है, क्योंकि हम ये जानते हैं, अभी हमने देखा
कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो अब ये प्रकाश सीधी रेखा में ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि इसका माध्यम बदल गया है, अब इसलिए प्रकाश मुड़ जाएगा और ये एक पारदर्शी माध्यम होगा। माध्यम बदल गया, पारदर्शी माध्यम आ गया, तो अब यहाँ पे अपवर्तन होगा जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब इसमें आप लिखोगे क्या कि प्रकाश सदैव सरल रेखीय गति करता है और अपना मार्ग तब तक नहीं बदलता जब तक उसके मार्ग में कोई वस्तु ना आ जाए या उसका माध्यम ना बदल जाए। या ऐसे बोल सकते हो कि प्रकाश सरल रेखीय गति में तब तक गति करता है जब तक कि उसका परावर्तन ना हो जाए या फिर उसका अपवर्तन ना हो जाए। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लो। फिर हम लोग चलते हैं प्रकाश के तीसरे गुण पे, और प्रकाश का तीसरा गुण कहता है कि भैया प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश की मदद से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। बात समझ में आ गई? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है और प्रकाश की मदद से हम लोग वस्तुएं देखते हैं। अगला गुण जो है कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये गुण आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का चैप्टर ही हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखोगे कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित एक पद जो है वो आप लिख लो, आवृत्ति। आवृत्ति के लिए आप लिखोगे कि किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आवृत्ति उसका जन्मजात गुण है। जन्मजात गुण है। अभी आवृत्ति हम पढ़ क्यों रहे हैं इसकी बात आगे करेंगे हम लोग परावर्तन और अपवर्तन में, इसलिए आवृत्ति पढ़ रहे हैं। बाकी आप 12th में डिटेल में पढ़ोगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए एक पद परिभाषित किया जाता है आवृत्ति। आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए उसका जन्मजात गुण है। जैसे अगर ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रकाश मानेंगे क्योंकि प्रकाश भी तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, मतलब ये एक प्रकाश किरण है। अब इसके लिए जो आवृत्ति है, प्रकाश के लिए भी आवृत्ति जन्मजात गुण होगा। जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जन्मजात गुण है, उसी प्रकार आवृत्ति प्रकाश के लिए भी जन्मजात गुण होगा। और जन्मजात गुण होने का मतलब ये है कि एक बार जो चीज उसके जन्म के समय निर्धारित हो गई, अब वो नहीं बदलने वाली। मतलब किसी भी तरंग के लिए, किसी भी तरंग, चूंकि प्रकाश भी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो किसी भी तरंग के लिए यदि आवृत्ति एक बार निर्धारित हो गई तो अब वो आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगी। वो प्रकाश किरण कहीं भी जाए, कुछ भी करे। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे समझो आप कि एक कोई प्रकाश किरण ये है, इसके लिए आवृत्ति फिक्स हो गई, एफ हमने मान लिया, जन्म हुआ इस प्रकाश किरण का, उसी समय उसकी आवृत्ति हमने एफ मान ली। अब ये प्रकाश किरण मान लो कहीं दूसरे माध्यम में जाएगी, जब उसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तित होने के बाद मान लो ये प्रकाश किरण इस मार्ग पे गई, तो अभी भी इसकी आवृत्ति एफ ही होगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति जो है वो जन्मजात गुण है, मतलब एक बार फिक्स हो गया तो हो गया। इसी प्रकार अगर इस प्रकाश किरण का मान लो परावर्तन हो रहा होता, अभी ये लौट गई ना, तो यहां भी इसकी आवृत्ति एफ ही रहेगी। मतलब ये प्रकाश किरण कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसके लिए आवृत्ति एफ ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जन्मजात होता है और विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसका उदाहरण ही प्रकाश है, मतलब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कर लोगों पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम में गति करता हुआ किसी परावर्तक सतह या फिर तल, प्रकाश किसी माध्यम में गति करता हुआ किसी परावर्तक तल पर टकराता है या आपतित होता है, तो उस प्रकाश का जो अधिकांश भाग है वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। और ये जो प्रकाश के लौटने की घटना है यही कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम में गति करता हुआ किसी परावर्तक तल या सतह से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग परावर्तन के अगर प्रकार की बात करें तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। पहला नियमित, दूसरा जो है अनियमित या विसरित। अनियमित या इसी को हम लोग विसरित भी बोलते हैं, विसरित। तो नियमित परावर्तन ये परावर्तन है और ये भी अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है दो प्रकार का, इसको इरेगुलर बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, और इसको रेगुलर, रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश का जो परावर्तन है दो प्रकार का है, नियमित या फिर अनियमित। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरणें किसी पूर्णतः समतल परावर्तक सतह पर टकराती हैं। जैसे ये जो परावर्तक सतह है पूर्णतः समतल है, तो इस पे यदि प्रकाश किरणें समांतर आपतित होंगी, प्रकाश किरणें यदि इस पे समांतर आपतित होंगी तो उनका परावर्तन भी कैसा होगा? समांतर। अभी हम परावर्तन के नियम के आधार पर ही इसका परावर्तन कर रहे हैं, ठीक है? परावर्तन के नियम आगे पढ़ेंगे भी। तो जब प्रकाश किरण किसी पूर्णतः समतल, पूर्णतः चिकनी सतह पे आपतित होता है और यदि वो प्रकाश समांतर है तो परावर्तित प्रकाश भी क्या होता है? समांतर। और इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर अनियमित परावर्तन की हम लोग बात करें तो अनियमित परावर्तन में ये जो परावर्तक सतह है ये पूर्णतः समतल नहीं होती, ये खुरदरी सतह होती है। मान लो अब यहां पर प्रकाश इस बिंदु पे आया, अब हम परावर्तन के नियम के आधार पे इसका लंब देखेंगे, फिर परावर्तित किरण देखेंगे। अभी हम लोग परावर्तन आगे पढ़ेंगे। मान लो प्रकाश किरण जो है इस बिंदु पे आई, अब इसी की अगर इसी प्रकाश किरण के समांतर ले लें तो अब ये भी परावर्तन के नियम के आधार पर ही परावर्तित होगी। अब इस बिंदु के लिए हम कहीं अभिलंब ढूंढेंगे, अभिलंब के बाद हमको क्या मिलेगी? परावर्तित प्रकाश किरण। हम परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर करते हुए, तो यहाँ पर ये जो आपतित प्रकाश किरणें जो कि समांतर थी, इनके लिए जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं समांतर नहीं होंगी, ये अनियमित होगा, ठीक है? जैसे दीवार होती है, दीवार खुरदरी होती है और उस पे जब प्रकाश सूर्य का या बल्ब का प्रकाश जब पड़ता है तो वो अनियमित परावर्तन के हिसाब से वो प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर भी आप देखो तो सस्ती क्वालिटी का होता है पेपर और खुरदुरा पेपर होता है। कारण यही है कि वो अनियमित परावर्तन करता है, तभी हमको छोटे से छोटा अक्षर भी पेपर में साफ दिखाई देता है। अगर वहां पर हम लोग उसका एकदम चिकना परावर्तक सतह ले ले, चिकना एकदम कागज ले ले, तो उस पे हमको वो छोटे छोटे अक्षर नहीं दिखाई देंगे। जैसे अगर हम मान लो का पढ़ने वाले हैं वहां पे, तो अब नियमित परावर्तन के आधार पर होगा क्या? अब इस हर जगह प्रकाश पड़ेगा, हर जगह प्रकाश पड़ेगा, ठीक है? और कोई इस दिशा में परावर्तित होगा, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, तो चारों दिशाओं से दिखेगा। और हम नीचे पढ़ रहे हैं ऐसे रख के, तो चारों दिशाओं से प्रकाश जो है हमारी आंख पे
आ रहा है और चारों दिशाओं से यदि प्रकाश हमारी आंख पे आ रहा है परावर्तित होके, तो हमको ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे। सारे पॉइंट्स क्या होंगे? दिखेंगे। अब अगर अगर ये प्लेन सरफेस होती, एकदम चिकनी सतह होती, तो मान लो यहाँ पर अगर का हम लोग पढ़ रहे होते, तो जो प्रकाश पड़ता, एक दिशा से प्रकाश जो पड़ता और सारा प्रकाश एक ही दिशा में जाता है। ये देखो एक ही दिशा में तो जा रहा है प्रकाश, एक दिशा से कहीं से आ रहा है और पूरा प्रकाश एक ही दिशा में जा रहा है, तो हमको साफ क्लियर दिखाई नहीं देता। जहां से तो वो प्रकाश आ रहा होता वो चीज दिखाई देती। मान लो हम लोग, हमारी आंख जो है यहाँ पे है, तो जो प्रकाश किरण पड़ के इस साइड में आएगी वो तो वो वाला भाग दिखेगा, मान लो ये वाला भाग दिख रहा होगा। लेकिन इधर वाली प्रकाश, ये इधर वाले नहीं दिखेंगे क्योंकि यहां से कहीं दूसरी तरफ जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अनियमित परावर्तन की मदद से ही हम लोग पेपर पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दीवार में या पेपर में ही हम लोगों का प्रतिबिंब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो अनियमित परावर्तन ही है, प्रकाश किरणें इधर उधर जा रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसको आप डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो। बना लिए? अब हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। परावर्तन के नियम, तो यहां पर दो नियम है। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ क्या है? प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि वास्तव में प्रथम नियम कह क्या रहा है। सबसे पहले प्रकाश इस परावर्तक सतह पे आया, ये परावर्तक सतह होगी तभी प्रकाश क्या होगा? परावर्तित। और जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है परावर्तक सतह के, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब जो प्रकाश किरण आ रही है परावर्तक सतह पे टकराने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो दर्पण पे टकरा कर वापस लौटती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो आपतन बिंदु है, इसी बिंदु पर हम लोग अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब होता क्या है? उस दर्पण के लंबवत। यहां पर ये हम लोग समतल दर्पण लिए, इसलिए समतल दर्पण के लंबवत एक रेखा होगी जो आपतन बिंदु से जाएगी, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? अभिलंब। तो प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल में होने का मतलब ये है कि अगर इस व्हाइट बोर्ड को हम लोग एक तल मान लें, तो ये प्रकाश आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों इसी में होगा, इसी तल में होगा। ऐसा नहीं है कि इस दर्पण में एक अभिलंब ये भी हो सकता है, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब ये भी हो सकता है, ये जो तल के लंबवत बाहर होगा। तो ये वाला अभिलंब की बात नहीं की जा रही है। किस अभिलंब की बात की जा रही है? जो इसी तल में होगा। बात समझ में आ रही है? डायग्राम बना लो और जो मैंने बोला उसको लिख लो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। इसको हम अगर 3D डायग्राम में बनाएं, तो मान लो ये कोई मेज रखी है, ये मेज दिख रही है आपको? दिख गई मेज? अब इस मेज पे हम लोग एक तल रख दिए। अब ये तल आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो आपको समझना पड़ेगा। ये 3D डायग्राम है, ये वाला तल है ना,
ये पूरा प्लेन है, मेज है पूरा। अगर इसका चलो नाम भी देख दे, आप समझ रहे हो ना, ABCD एक मेज है, इस पे हमने एक प्लेन रख दिया, एक तल रख दिया, एक सतह रख दी, उसका भी अगर नाम चाहो तो लिख दो PQRS। ठीक है, तो अब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। यहां पर अगर ये तल हमने बना दिया तो इसी तल में होंगे, ऐसा नहीं कि मेज वाले तल पे आ जाएंगे। जैसे अगर मान लो ये है आपतित किरण अपनी, इसको डैश डैश से बना, है ना, प्लेन तो समझ गए जो हमने रखा है मेज के ऊपर, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। ठीक है, मान लो ये है आपतित किरण है अपनी, तो अब इस बिंदु पे प्लेन, ये तल के इस बिंदु पे आपतित हो रही है, तो इस बिंदु का अभिलंब ये होगा। और ये देखो ये इसी तल में ही है, ऐसा नहीं कि इस मेज में है, इस मेज के तो लंबवत दिख रहा होगा आपको, अगर प्लेन हमने ऐसा रख दिया है तो। बात समझ में आ रही? तो ये अभिलंब कौन सा अभिलंब होगा? जो उसी तल में होगा जिस तल में आपतित और परावर्तित किरणें होंगी। ये डायग्राम आपको दिख रहा है साफ सुथरा? बना लो इसको। ये सीधा डायग्राम बोल क्या रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अभिलंब है अपना, ये वाला डैश डैश, जो कि ये किस तल में है? PQRS में। और PQRS में ही आपतित और परावर्तित किरणें बना लिया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान, जिसको हम लोग I से लिखते हैं, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण है क्या, इसकी बात हम लोग करने वाले। ये है अपना अभिलंब, ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण, जिसको हम लोग I से लिखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण, जिसको स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के दूसरे नियम से ये दोनों कोण आपस में होते हैं बराबर। बात समझ में आ गई? सवाल कैसे देगा? सवाल देगा, मान लो I का वैल्यू दे दिया, क्वेश्चन में I का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री। कहेगा कि एक तल है जिस पे प्रकाश किरण 30 अंश के आपतन कोण पे आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण बताओ। तो आप परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 अंश। क्यों? क्योंकि I बराबर R, आप जानते हो परावर्तन के दूसरे नियम से। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगला सवाल क्या दे सकता है? इस वाले सवाल में तो सीधा सीधा आपको I दे दिया, अगले सवाल में I आपको ना दे, आपको निकालना पड़ जाए, उसके लिए वो कुछ ये डायग्राम बना दे। सवाल में ये डायग्राम बनाकर ये बोले कि ये वाला कोण है 30 डिग्री, ये कोण कितना है? 30। सवाल क्या कहेगा? सवाल कहेगा चित्रानुसार, चित्र दे देगा, कहेगा चित्रानुसार ये जो स्थिति है, इस स्थिति का परावर्तन कोण बताओ। क्या निकालना है आपको? R निकालना है। तो R निकालने के लिए यदि I पता चल जाए तो I बराबर R हम जानते हैं। अब ये ज्योमेट्री से आपको दिख रहा होगा कि अगर ये 30 है तो ये है अभिलंब अपना, वो बोल देगा, बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, आप जान रहे हो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, वो बोल भी देगा। तो अब अगर ये 30 अंश है और ये पूरा कितना होता है? 90 अंश, क्योंकि अभिलंब होने का मतलब क्या है कि ये कोण कितना होगा? 90 अंश। ये वाला भी कितना होगा? 90 अंश। तो ये पूरा कोण है 90 अंश और ये है 30, तो ये कितना बचा? 60। और आपतन कोण की परिभाषा क्या कहती है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब, मतलब इन्हीं के बीच का कोण 60 डिग्री बन रहा है, मतलब I अपना मिल गया कितना? 60। अब होता है I बराबर R परावर्तन के दूसरे नियम से, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? लिख लो,
लिख लिया। तो परावर्तन के दोनों नियम हम लोग देख लिए हैं। अब एक नोट लिखो आप, नोट नंबर 1, और उसमें ये लिखोगे कि परावर्तन के दोनों नियम प्रत्येक प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं। अभी हमने उदाहरण में आपको समतल दर्पण बनाया, आप अगर वक्रीय दर्पण या गोलीय दर्पण बनाओगे तो वहां भी परावर्तन के दोनों नियम लागू होंगे। ठीक है, अभी हम लोग गोली दर्पण भी आगे पढ़ेंगे। आप जानते हो ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। अगर ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हुई, तो ये वाला जो कोण होगा आई होगा। क्योंकि गोली दर्पण के लिए केंद्र से ध्रुव को मिला दोगे वही हो जाएगा लंब। तो ये हो गया लंब, ये हो गई आपतित किरण, तो इनके बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और लंब के बीच का कोण हो गया परावर्तन कोण। तो यहां भी क्या होगा, I बराबर R। दूसरा नियम, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। बात समझ में आ गई? मतलब क्या है कि परावर्तन के जो दोनों नियम हैं वो प्रत्येक प्रकार की परावर्तक सतह के लिए लागू होंगे। मान लो ये कुछ हमने ऐसी एक परावर्तक सतह ले ली, तो इस वाले भाग में हमने यहाँ पे पिंड कर दिया, तो अब ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग परावर्तक तल हो गया। तो अब यहाँ पे मान लो इस बिंदु पे प्रकाश कोई आपतित हो रहा है, तो अब ये परावर्तित कैसे होगा, परावर्तन के दोनों नियमों के आधार पे। तीनों एक ही तल में होंगे और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर हम इस बिंदु की बात कर लें, इस बिंदु की बात कर लें और इस वाले भाग को पिंड कर दिया हमने, तो अब इस बिंदु पे मान लो ऐसा कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, तो अब ये परावर्तित हो जाएगा इस प्रकार, और ये कैसे I बराबर R से होगा। मतलब ये है कि परावर्तन के दोनों नियम प्रत्येक प्रकार की सतह के लिए लागू होंगे। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ना, वहां भी परावर्तन के दोनों नियम लागू होंगे, वो भी सिर्फ परावर्तन है। फिर बात समझ में आ गई ना? तो परावर्तन के दोनों नियम प्रत्येक प्रकार की सतहों के लिए लागू होंगे। पहला नोट लिख लिया आपने। नोट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। अभी देखो हुआ क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग कुछ टर्म्स पे बात करने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं कि वो परिवर्तित होंगे या नहीं परावर्तन की स्थिति में। हम लोग चाल की बात करेंगे, हम लोग वेग की बात करेंगे, हम लोग तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, और फिर हम लोग आवृत्ति की बात करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग आवृत्ति को अभी क्यों पढ़े हैं। ठीक है, हमने ये जो प्रकाश है, ये जो आपतित प्रकाश किरण है, इसकी चाल हमने v1 मॉड मान लिया। आप जानते हो चाल अदिश राशि है। वेग को v1 मान लिया, तरंग दैर्ध्य को λ1 मान लिया, और आवृत्ति को हमने मान लिया f1। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसलिए f से लिखते हैं, f1 मान लिया। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण हो गई परावर्तित, तो इसकी चाल हमने मान ली v2 मॉड। वेग मान लिया हमने v2, वेग क्या है, सदिश राशि। इसका तरंग दैर्ध्य हमने λ2 मान लिया, और इसकी आवृत्ति हमने f2 मान ली। तो अब आपको बताना क्या है, इन सभी में संबंध बताना है। v1 मॉड v2 में, v1 v2 में, λ1 λ2 में, f2 और f1 में। मतलब ये बराबर होंगे या बदल जाएंगे। सीधा सा सवाल ये है कि आपतित किरण परावर्तित जब होगी तो उसका चाल, वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति परिवर्तित होगा या नहीं। या ऐसे बोलेंगे कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, चाल और वेग परिवर्तित होते हैं या नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आप याद करो, आवृत्ति के बारे में अभी हमने पीछे बात की कि आवृत्ति जन्मजात गुण है। एक बार जिस किरण को, जिस तरंग को आप दे दिए, वो मान नहीं बदलने वाला है। अभी यहाँ पे मान आपने f1 दिया, तो ये f1 जो मान है ये हमेशा रहेगा इस तरंग या इस किरण के लिए, उसकी आवृत्ति का मान। तो अगर ये f2 है इस तरंग के लिए, तो यहाँ पे f1 बराबर क्या हो जाएगा, f2। बात समझ में आ गई? ये f2 किसके बराबर होगा, f1, क्योंकि जो आवृत्ति है वो बदलेगी ही नहीं। ये प्रकाश किरण कहीं भी जाए, कुछ भी करे, आवृत्ति उसकी यही रहने वाली है। ठीक है, अब हम लोग अगर चाल की बात करें तो ये तो क्या हो गई, अपरिवर्तित। आवृत्ति क्या हो गई,
अपरिवर्तित परावर्तन की घटना में हम लिखेंगे क्या, परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती। बात समझ में आ गई। तरंग दैर्ध्य की बात करें हम लोग, चाल और वेग की बात करें। चलो चाल से शुरू करते हैं। चाल क्या है यहाँ पर देखो, चाल आप जानते हो एक अदिश राशि है। तो अब इस माध्यम से प्रकाश चला और वापस इसी माध्यम में है, इसलिए माध्यम नहीं बदला। मतलब इस माध्यम का अगर कुछ अपवर्तनांक n है तो अभी भी वही है, माध्यम बदला नहीं। और प्रकाश किरणों की चाल जो होती है, अभी आपने पढ़ा निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी एक माध्यम के लिए तो फिक्स ही है ना। मान लो अगर ये वायु होगा ये माध्यम तो इतनी ही रहेगी। अब प्रकाश किरण या इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए। बात समझ में आ रही है आपकी। तो चाल भी परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना कब तक, जब तक माध्यम नहीं बदलेगा। तो यहां परावर्तन हो रहा है, माध्यम बदल नहीं रहा है, इसलिए चाल भी क्या होगी, अपरिवर्तित। अगर हम वेग की बात करें तो वेग होता है एक सदिश राशि। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, और वेग के परिमाण को ही हम लोग चाल बोलते हैं। तो चाल तो अपरिवर्तित है ही, लेकिन अगर वेग की बात करें तो देखो अभी प्रकाश किरण इस दिशा में जा रहा था, इस दिशा में जा रहा था, अभी परावर्तन के बाद इस दिशा में जा रहा है, तो इसकी दिशा बदल गई ना। प्रकाश की दिशा अभी ये थी, अब प्रकाश की दिशा ये है, दिशा बदल गई, मतलब वेग बदल जाएगा, मतलब वेग परिवर्तित होगा। लेकिन जरा रुको, यहाँ पर हर स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप परावर्तन के सारे केसों में वेग का मान परिवर्तित कर दोगे। एक स्पेशल कंडीशन है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, जहां पर परावर्तन होते हुए भी वेग का मान नहीं बदलेगा, उसको आगे देखेंगे। बात करते हैं हम लोग आवृत्ति की। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर v/f। अगर वो वायु ले लेते हो तो c/f होता है, याद रख लो इसको। तो अब यहां पर आप देखो आवृत्ति तो बदल नहीं रही, चाल भी अपना बदल नहीं रहा, इसलिए तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा, नहीं बदलेगा। ये भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित। आप लिख लेना पूरा। तो आप पूरा नोट कैसे बनाओगे, भाषा के रूप में कैसे लिखोगे कि परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता तथा वेग परिवर्तित हो जाता है। उसके आगे लिख दो अपवाद। एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर वेग परिवर्तित नहीं होता, वो भी अपरिवर्तित ही होता है। अब उस स्थिति को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप दो शब्द पढ़ो, एक है स्पर्शी आपतन और दूसरा है अभिलंबवत आपतन। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। हमको वेग पे थोड़ा सा कमेंट और करना है। आप पढ़ रहे हो स्पर्शी आपतन, आपतन, और दूसरा क्या पढ़ रहे हो, अभिलंबवत आपतन। अभिलंबवत आपतन, अभिलंबवत आपतन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। स्पर्शी आपतन को भी आप यहाँ पे पढ़ लो। तो स्पर्शी आपतन होता क्या है, जब प्रकाश परावर्तक तल के स्पर्श रेखीय आपतित हो। जैसे अगर मान लो ये कोई दर्पण है, आप नाम देख के डायग्राम देख के पता चल गया होगा आपको, उत्तल है ये, तो इसके स्पर्श रेखीय आपतित हो यदि प्रकाश, कुछ ऐसे एकदम इस वाले बिंदु पे आपतित हुआ, ऐसे हमने प्रकाश को एकदम सटा के ऐसे टार्च से मारा, तो इस बिंदु को टच करता हुआ आगे निकल जाएगा। ये स्पर्श रेखीय आपतित ही तो है, क्योंकि आप जानते हो गोली दर्पण एक गोले का भाग होता है, और गोले के लिए आप स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो, किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हो, तो स्पर्श रेखीय आपतन हो गया ये। तो अब स्पर्श रेखीय आपतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जानते हो अभिलंब होगा, ये इसके वक्रता केंद्र से मिला देंगे। अब ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण भी बता दो जल्दी से। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। स्पर्शी है, स्पर्शी मतलब ये कोण 90 अंश हो गए, और ये है परावर्तित किरण और ये है क्या, अभिलंब, तो ये भी हो गया 90 अंश। या फिर आप I बराबर R से बता सकते हो, I 90 है तो R भी 90 होगा। तो स्पर्शी आपतन में I और R का मान कितना होता है, 90 डिग्री। डायग्राम से समझ में आ गया। स्पर्शी आपतन है क्या,
जब प्रकाश स्पर्शरेखीय रूप से आपतित होता है। दूसरा है अभिलंबोत आपतन। अभिलंबोत आपतन में जो प्रकाश है लंबवत आपतित होता है। कैसा आपतित होता है? लंबवत। अब अगर इस समतल दर्पण की बात करें तो ये है इसका अभिलंब। अब इसी के अनुदिश प्रकाश क्या होगा? आपतित होगा। तो अब देखो ये है आपतित किरण और इस बिंदु के लिए अभिलंब भी यही है। तो दो रेखा एक दूसरे पे संपाती हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 0। मतलब I कितना मिल गया? 0। और I बराबर R से R भी कितना मिल गया? 0। तो अभिलंबवत आपतन के लिए क्या देखा हमने? आपतन कोण और परावर्तन कोण की दोनों क्या होगा? 0। अब हमने यहाँ कहा कि वेग परिवर्तित नहीं होगा। कब? स्पर्शी आपतन को अगर ध्यान से देखो आप तो प्रकाश इस दिशा में ऐसे जा रहा है और परावर्तित प्रकाश भी इसी दिशा में आगे बढ़ गया। मतलब अभी अगर प्रकाश की दिशा ये है आपतित प्रकाश की दिशा, तो परावर्तित प्रकाश भी इसी दिशा में आगे बढ़ गया। मुड़ा तो है ही नहीं। अगर वो मुड़ता तो हम लोग बोलते दिशा बदल गई। यहाँ पे मुड़ा नहीं, सीधा निकल गया, मतलब दिशा नहीं बदली। और वेग में होता है परिमाण और दिशा, तो परिमाण तो बदला नहीं क्योंकि वेग का परिमाण ही चाल है, माध्यम वही है तो चाल वही है, और दिशा भी वही है। दिशा भी वही है मतलब परिमाण और दिशा दोनों नहीं बदला, इसलिए वेग भी नहीं बदलेगा। तो उसके आगे आप लिख सकते हो अपवाद के आगे कि स्पर्शी आपतन की स्थिति में परावर्तित प्रकाश का वेग भी अपरिवर्तित रहता है। बात समझ में आ गई? कर लो।